मैं नवीन उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस क्लास में आप अध्ययन करेंगे वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी। तो लीजिए हम इसकी शुरुआत करें। इससे पहले एक आशा आपसे रखते हैं कि आप सबसे पहले YouTube पे जाएंगे, ज्ञानकुंज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को लाइक करेंगे और साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो आज की क्लास वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मानव अनुवांशिकी में एक अहम रोल गुणसूत्र का होता है। यह लेसन उसी पे आधारित है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस बात से मानव में समानता होती है या असमानता होती है। जब हम जेनेटिक्स की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम यही पाएंगे, मानव में असंख्य गुणों की उपस्थिति के बावजूद दो मनुष्य सभी लक्षणों में समानता नहीं होती। विभिन्न विशेषकों के प्रकटीकरण और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण का अध्ययन ही अनुवांशिकी कहलाता है। तो इसके अनुसार हम ये मान सकते हैं कि मनुष्यों में अधिक प्रकार की समानताओं के बावजूद भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं दिखाई देते। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कभी भी एक मनुष्य दूसरे सदस्य से दिखाई नहीं देता है। इस संदर्भ में जीवों के इन लक्षणों की उत्पत्ति का नियंत्रण जीनों की सहायता से होता है, जो गुणसूत्रों पर क्रोमैटिन के रूप में केंद्रक के भीतर उपस्थित होते हैं। अतः वंशागति में जीनों का व्यवहार गुणसूत्रों के व्यवहार पर निर्भर करता है। हम ये कह सकते हैं कि अनुवांशिकी में गुणसूत्र का एक अहम रोल होता है। तो इसलिए गुणसूत्र क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कब हुई और इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इसकी खोज किसने किया। तो इसकी खोज सबसे पहले हम पाएंगे वैज्ञानिक स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में खोज की। साथ ही इस शब्द गुणसूत्र शब्द को सबसे पहले वैज्ञानिक वर्डन ने 1888 ईस्वी में प्रयोग किया। अब हम इसकी बात करें गुणसूत्र की, तो सरल शब्दों में जब हम कहेंगे तो केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन जो कुंडलिक धागे नुमा होते हैं और विभाजन के समय संघनित होकर के दंडाकार, सर्पिलाकार, डंपलाकार या तंतुनुमा हो जाते हैं। जैसे विभाजन की प्रक्रिया समीप होने को आती है, इनकी आकृतियों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जैसा कि बताया गया दंडाकार, सर्पिलाकार, डंपलाकार या तंतुनुमा होता है। अब हम इनके केमिकल कंपोजिशन पे नजर डालेंगे, अर्थात गुणसूत्र की रचना में कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डीएनए। गुणसूत्र में डीएनए की प्रतिशत मात्रा 40%, आरएनए 10 to 10%, हिस्टोन प्रोटीन 40 to 50% और एटलीस्ट लास्ट में नॉन हिस्टोन प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 10% होती है। अब हम नजर डालते हैं गुणसूत्र की संरचना पे। तो हम गुणसूत्र की संरचना पे बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना देखते हैं। जो इसकी आउटलाइन है, जो बाहर से ये लेयर है, इसको हम तंत्वक या पेरिकल के नाम से जानते हैं। इसके भीतर जो
द्रव्य पाया जाता है उसको आधार द्रव्य या मैट्रिक्स कहते हैं। दो समीपवर्ती जो क्रोमोसोम पोर होते हैं उनको हम क्रोमोमियर कहते हैं। और जहां पे इन तंतुओं के दो युग्म संयोजित होते हैं वो होता है गुणसूत्र बिंदु, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इस तरह से निम्न और भी संकीर्णन होता है जहां पे दो सेट पोर जो है कंजॉइंट होते हैं उसको हम द्वितीय संकीर्णन या सेकेंडरी कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। और एटलीस्ट लास्ट में एक गोल सी आकृति जहां पे गुणसूत्र समूह पाए जाते हैं उसको हम सैटेलाइट या सेट क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो ये संपूर्ण संरचना रही गुणसूत्र की स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके बाद हम बात करेंगे इनके प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं गुणसूत्र, तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। तो ऑब्वियसली जब इस पे हम बात करेंगे तो क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला जो है कायिक या स्वजात गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जिनकी अधिक से अधिक प्रतिशत मात्रा समान होती है, जैसे मनुष्यों में इनकी संख्या 20 पेयर्स होती है। और इसके अतिरिक्त जो लिंग निर्धारण में अमुक रोल रखते हैं या जिनका रोल बहुत अच्छे से होता है लिंगों के निर्धारण में, ऐसे गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से ये दो प्रकार के गुणसूत्र, पहला स्वजात गुणसूत्र और दूसरा लिंग गुणसूत्र। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शन की, क्या कार्य करते हैं, क्या वर्क होता है इनका। सबसे फर्स्ट वर्क होता है गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन आनुवंशिक गुणों के लक्षणों के वाहक होते हैं। और दूसरा जो प्रतिलिपि होती है उसमें संतति गुणसूत्र बनते हैं जिनका स्थानांतरण संततियों में होता है और जिनमें आनुवंशिक कूटलेखन होता है। इसी कूटलेखन में सभी गुण जो है उनके व्यवहार में प्रदर्शित होने वाले कूटलेखित होते हैं जिनका स्थानांतरण अगली जनरेशन में होता है। तो आज का ये क्लास समाप्त होता है। अब हम एक बार पुनः आपसे ये अपेक्षा रखेंगे, आप YouTube पे जाएंगे, ज्ञानकुंज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे और साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्लास।